बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक ऑर्गेनेली को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जी सेंट्रियोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसको देखते हैं कि सेंट्रियोल क्या है। सबसे पहले सेंट्रियोल जो है अ पेयर ऑफ द रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक जोड़ा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का। मतलब ये कि ये आपको रॉड की तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर में जो है एक पूरे का पूरा जोड़ा इनका जो है वो नजर आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अक्रेंस के हवाले से। अगर हम बात करें कि सेंट्रियोल किन जानदारों में मौजूद होते हैं और किन में मौजूद नहीं होते, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रियोल्स आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जानवरों के सेल में नजर आएंगे। एंड लाइक फंगस लाइक प्रोटिस्टा, जैसा कि हमारे पास है लोअर प्लांट्स, इनके अंदर आपको नजर आएंगे। आप फंगस लाइक प्रोटिस्टा या लोअर प्लांट्स, जिनमें हमारे पास एग्जांपलें दो लिखी हुई हैं, एक को मैंने नाम दिया स्लाइम मोल्ड का और दूसरे को मैंने नाम दिया वाटर मोल्ड का। तो ये स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड में आपको नजर आएंगी और उसके बाद ये आपको नजर आएंगी एनिमल सेल के अंदर। ठीक है जी। प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा सेंट्रियोल बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। तो ये आपने अकरेंस के हवाले से याद रखना है कि सेंट्रियोल कहां पर पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा है एनिमल सेल के अंदर, और दूसरा है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा यानी लोअर प्लांट्स, और वो लोअर प्लांट्स हमारे कौन से हैं, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इनमें ये मौजूद होगा। प्लांट के अंदर ये सेंट्रियोल बिल्कुल फुल एंड फाइनल जो है आपको एब्सेंट नजर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि सबसे पहले सेंट्रियोल को जो है वो डिस्कवर किसने किया। तो सेंट्रियोल जो है इसको डिस्कवर किया बाय एडवर्ड वैन बेंडन। ये साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड वैन बेंडन। और 1887 में 1887 में शुरू में वो इसको नाम देता था, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रियोल आर कॉल्ड एस्ट्रल रेज। यानी उस वक्त इसने वर्ड सेंट्रियोल नहीं यूज किया, बल्कि ये एडवर्ड वैन बेंडन जो है 1887 में इसको इन सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनेली को बोलता था, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रल रेज। क्लियर। तो उस वक्त इसका नाम सेंट्रियोल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, नाम जो इसको किसने दिया सेंट्रियोल को, बाय द टी बोवेरी। ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है टी बोवेरी, और इसने कब ये नाम दिया, 1888 में, और नाम क्या रखा इस ऑर्गेनेली का, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। क्लियर है। तो पहले इसको एस्ट्रल रेज कहते थे, बाद में इसको क्या नाम दिया गया, 1888 में टी बोवेरी नामी साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया सेंट्रियोल का। क्लियर है। यहां तक एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके साइज की। साइज में सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ को कि हमारे सेंट्रियोल की लेंथ जो है वो कितनी है। तो लेंथ मैंने यहाँ पे लिखी है कि सेंट्रियोल की लेंथ 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर तक आपको जो है वो नजर आती है। उसके बाद आते हैं इसके डायमीटर की। अगर हम बात करें तो डायमीटर के लिहाज से हमारे पास ये जो ऑर्गेनेलीज हैं 0.2 माइक्रोमीटर इनका जो है वो डायमीटर होता है। मतलब कैसे, ये बिल्कुल आपको ना इस तरह रॉड लाइक नजर आती है, रॉड लाइक ऐसे ये ऑर्गेनेली, क्योंकि रॉड लाइक है, मैंने पहले भी बताया। तो इसके यहाँ पे जो लेंथ आपको नजर आ रही है वो मैंने ये बताई हुई है 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो आपको कितना नजर आ रहा है, 0.2 माइक्रोमीटर नजर आ रहा है। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें कि इनकी तादाद जो है वो सेल में कितनी होती है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इनकी तादाद 1 पेयर होती है, लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है उस वक्त ये डुप्लीकेट हो जाते हैं और इनकी तादाद जो है 2 पेयर हो जाती है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। तो ओवरऑल वैसे इनकी तादाद कितनी लिखी हुई है, 1 पेयर लिखी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की कि हमारी सेंट्रियोल जो इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रियोल का फंक्शन माइटोटिक अपरेटस फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो माइटोटिक अपरेटस फॉर्मेशन की मैंने बात की है, दरअसल ये मैं बात कर रहा हूँ एनिमल सेल की। तो यहाँ पे आप लिख लें कि ये हम जो फंक्शन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं वो दरअसल किस सेल में करने जा रहे हैं, इन एनिमल सेल। ये हम बात करेंगे एनिमल सेल के अंदर। तो एनिमल सेल के अंदर ये माइटोटिक अपरेटस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे माइटोटिक अपरेटस, व्हाट इज मेंट बाय माइटोटिक अपरेटस। स्टूडेंट याद रखिएगा माइटोटिक अपरेटस जो है ये सेंट्रियोल से निकलने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट का नाम है। जैसा कि सेंट्रियोल से दो तरह के माइक्रोट्यूब्यूल निकलती हैं, एक हमारे पास होती है अवे फ्रॉम द सेंट्रियोल और एक होती है टुवर्ड द सेंट्रियोल। तो ये जो अवे जा रही है इनको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एस्टर, और ये जो टुवर्ड पोल जा रही है हमारे पास इनको हम नाम देते हैं स्पिंडल का। तो ये दो चीजें स्पिंडल प्लस एस्टर, इनको हम मजमूई तौर पे नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड माइटोटिक अपरेटस। तो एनिमल सेल के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल से हमेशा माइटोटिक अपरेटस बनता है, और इस माइटोटिक अपरेटस का काम क्या होता है,
इस माइटोटिक अपरेटस का काम ये होता है कि इनके जो पोलर स्पिंडल्स होते हैं या जिनको आप काइनेटोकोर स्पिंडल का नाम देते हैं, ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर पर मौजूद एक प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर पे जब अटैच होंगे तो ये आपके क्रोमोसोम को ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेटाफेज स्टेज में, प्रोफेज के बाद ये उसको बिल्कुल अलाइन करके तरतीब में लाके एक मेटाफेज प्लेट बना देंगे। तो ये काम है जी आपके माइटोटिक अपरेटस का। तो दरअसल जो माइटोटिक अपरेटस बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? वो इन सेंट्रियोल की वजह से बन रहा है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं रोल इन प्लांट्स कि पौधों में इनका क्या रोल है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, तो फिर प्लांट सेल में ऐसा क्या है? क्या प्लांट सेल में क्रोमोसोम को अलाइन नहीं किया जाता? क्या प्लांट सेल में सेंट्रियोल अगर नहीं है तो फिर वो सेल डिवीजन कैसे होती है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा प्लांट सेल में ना असल में सेंट्रियोल नहीं होते, बल्कि क्या मौजूद होते हैं? स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नजर आती हैं जो कि एनालॉगस होती हैं टू द सेंट्रियोल। व्हाट इज मेंट बाय एनालॉगस टू द सेंट्रियोल? इनमें याद रखिएगा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो हमेशा इनमें नो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, इनमें एस्टर नहीं बनते, यानी विदाउट एस्टर। जैसे कि मैंने यहां पे बताया आपको कि एनिमल के अंदर एस्टर भी बन रहे हैं, स्पिंडल भी बन रहे हैं। प्लांट के अंदर जस्ट क्या होंगी? स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल होंगी, नो सेंट्रियोल। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूं, सेंट्रियोल नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे? जस्ट माइक्रोट्यूब्यूल स्कैटर्ड होंगी, फैली हुई होंगी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और वो माइक्रोट्यूब्यूल फिर क्या करेंगी? उनका बिल्कुल फंक्शन जो है वो आपको सेंट्रियोल जैसा नजर आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर टोटली तौर पे सेंट्रियोल से डिफरेंट होगा। सेंट्रियोल जैसा उनका स्केच या स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि these scattered microtubules are analogous to the centriole। एनालॉगस का मतलब ये कि फंक्शन ये वही सेंट्रियोल वाला ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल के अंदर वो सेंट्रियोल जैसा नहीं होगा। तो ये काम कौन कर रहा है प्लांट के अंदर? यही माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन वाला, स्पिंडल फॉर्मेशन वाला, दरअसल ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कर रही हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है किसके हवाले से? प्लांट के अंदर। कि अगर प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं है तो उनके क्रोमोसोम कौन अलाइन करता है, कौन तरतीब में लाता है, क्या उनमें माइटोटिक अपरेटस होता है या नहीं होता? स्टूडेंट याद रखिएगा माइटोटिक अपरेटस जरूर होता है प्लांट के अंदर, लेकिन प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते। ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है। और अगर माइटोटिक अपरेटस है तो वो किस तरह है ये आपने याद रखना है कि उसी माइटोटिक अपरेटस, जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें ये एस्टर आपको नजर आते हैं एनिमल सेल के अंदर, लेकिन प्लांट के सेल में क्या होगा? ये आपको एस्टर नजर नहीं आएंगे। तो हम लोग इसको नाम देते हैं प्लांट सेल को, दैट इज कॉल्ड एन एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। तो इनमें एन एस्टर होते हैं, मतलब इनमें एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर? लेकिन एनिमल सेल में क्योंकि दोनों पोल पे न्यूक्लियस होते हैं तो दोनों पोल्स पे ही आपको ये एस्टर बनते हुए नजर आते हैं। इस वजह से हम एनिमल सेल को एम्फी एस्टर कहेंगे, क्योंकि इसके दोनों सेंट्रियोल पे के दोनों पोल पर आपको एस्टर नजर आती है। इस वजह से एनिमल सेल एम्फी एस्टर होगा, लेकिन प्लांट सेल जो है दैट हैव द नो एस्टर, इसमें आपको एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल बिल्कुल नजर नहीं आती। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है एनिमल और प्लांट सेल के सेंट्रियोल में। याद रखिएगा प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होगा, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होगा। प्लांट सेल के अंदर जस्ट स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल होंगी जो कि सेंट्रियोल के तौर पर काम करेंगी, लेकिन स्ट्रक्चर सेंट्रियोल जैसा नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद एनिमल सेल में सेंट्रियोल से एस्टर निकलते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन प्लांट सेल में आपको जस्ट स्पिंडल निकलते हुए नजर आएंगे और कोई भी एस्टर फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। तो ये आपने एक बड़ा डिफरेंस जो है वो याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट फंक्शन के वाले से हम बात करते हैं कि सेंट्रियोल जो है दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला। अब सीलिया और फ्लैजेला जो है ये दोनों जो है मूवमेंट के लिए, फ्लैजेला स्पेशली बैक्टीरियल सेल के अंदर, यूग्लिना के अंदर फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो कि इनको एक जगह से दूसरी का मूव करवाने में मदद देते हैं। दीज आर द विप लाइक स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम सीलिया और फ्लैजेला पे डिटेल डिस्कशन जो है वो करेंगे। और सीलिया जो है ये बिल्कुल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, दोनों ही सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है। ठीक है जी। इनका साइज लंबा होता है, तादाद कम होती है फ्लैजेला की, और सीलिया जो है ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन साइज इनका क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ये दोनों सीलिया और फ्लैजेला जो है दीज आर द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं, बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के बड़े हुए हिस्से होते हैं। दीज सीलिया एंड फ्लैजेला आर इराइज फ्रॉम द बासल बॉडी, ये जिस बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के नीचे उसको हम बेसल बॉडी का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये सेंट्रियोल है इनका सेल डिवीजन में क्या किरदार है। देखें जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें, ये जो सेंट्रियोल है हमारे, ये दरअसल न्यूक्लियस के ना बिल्कुल अपोजिट साइड पे, बिल्कुल करीब ही ऊपर ये एक दूसरे के साथ दो सेंट्रियोल ऐसे एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे पड़े होते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। और इनके दरमियान जो एंगल बनता हुआ नजर आएगा वो हमेशा होगा 90 का एंगल आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब होता यह कि हमारे पास जब इंटरफेस स्टेज होती है तो तब सेल में
एक पेयर आपको सेंट्रियोल का नजर आता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है यानी प्रोफेज स्टार्ट होगी, उस वक्त ये आपके जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट का मतलब पहले अगर एक पेयर है तो जैसे ये डुप्लीकेट होंगे तो एक से क्या हो जाते हैं, ये दो हो जाते हैं। तो दो पेयर इसके हो जाएंगे, यानी एक पेयर यहां पे रहेगा इसी पोल की तरफ और दूसरा पेयर आफ्टर डुप्लीकेशन वो इस साइड पे न्यूक्लियस के दूसरे पोल की तरफ जो है वो आ जाएगा। तो ये मिलके फिर काम क्या करते हैं, जैसे ये एक इस पोल पे दूसरे इस पोल पे सेंट्रियोल आ जाएंगे तो इन सेंट्रियोल का काम होता है माइटोटिक अपरेटस को बनाना। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है कि सेंट्रियोल जो है ये किस तरह से मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं कि कलेक्टिवली हमारे पास ये जो दोनों सेंट्रियोल हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। हम इसको क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? हम इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड द सेंट्रोसोम। और दीज सेंट्रोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के नजदीक मौजूद होती है माइक्रोट्यूब्यूल, ये उनके बने होते हैं जिनको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सेंट्रियोल। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इसकी एनाटॉमी को देखें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, कट सेक्शन को इसको देखें, तो हमारे पास सेंट्रियोल जो है ये दरअसल ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी इनमें टोटल जो है वो ट्रिपलेट्स, एक आपके पास ट्रिपलेट आपको जो नजर आएगा उसमें तीन तीन आपको माइक्रोट्यूब्यूल नजर आते हैं। तो इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आपको नजर आते हैं। क्या जैसा कि कैसे, जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देखें, यहां पे हमारे पास 1 2 और 3, दैट इज द ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स की तादाद मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। ये ट्रिपलेट्स हमारे पास हैं 9 और हर एक के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी कितनी, एक ट्रिपलेट के अंदर 3 है। तो यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद होगी वो आपको टोटल कितनी नजर आएगी, वो आपको नजर आएगी 9 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, तो हमारे पास टोटल माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद 27 होगी। और एक ट्यूब्यूल हमारे पास जो आपको नजर आ रही उसमें 3 आपको माइक्रोट्यूब्यूल नजर आती। तो ट्यूब्यूल की तादाद 9 और माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि हर एक ट्यूब्यूल के अंदर 3 आपको क्या नजर आ रही है, माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रही है, इस वजह से माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद यहाँ पे कितनी होगी, 27 होगी। उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल शो की 1 2 और 3, ये आपके पास 3 ट्यूब्यूल है, 1 2 3, और ये तीनों का सेट एक ट्रिपलेट जो है वो कहलाता है। तो टोटल 9 सेट हैं ट्यूब्यूल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? 9 सेट हमारे पास किस चीज के हैं, ट्यूब्यूल के, और उनमें हर एक के अंदर 3 फिर माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जब 3 होंगी तो 9 × 3 आप मल्टीप्लाई इसको करके देखेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आती है। क्लियर है? उसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं ऐसे, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में बताया कि एक माइक्रोट्यूब्यूल ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, मैंने खुद से जो है वो नाम शो किए। क्लियर है? यहाँ पे एक बॉडी आपको वाई नजर आ रही है और एक बॉडी आपको एक्स। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको ये बॉडीज नजर आ रही है हम इनको एक्स बॉडी का नाम दे देते हैं, और ये जो आपको रेड में ये बॉडीज नजर आ रही है हम इनको नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड वाई बॉडीज। क्लियर है? अब ये जो एक्स और वाई बॉडीज है इनका क्या रोल है, देखें जो एक्स बॉडी है ये अटैच होती है एक प्रोटीन के फाइबर या प्रोटीन के थ्रेड के जरिए, ये किसके साथ अटैच होती है, विद द ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल फिर आपस में इसी तरह से प्रोटीन के थ्रेड के जरिए आपस में ये अटैच होती है। ठीक है जी? उसके बाद आते हैं ये जो आपको वाई, आपको ये पार्ट बॉडी नजर आ रही है, ये वाई बॉडी पार्ट जो है ये भी एक प्रोटीन के थ्रेड या फाइबर के जरिए ये अटैच होते हैं। और इसमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में अटैच है वो किस तरह से अटैच होती है, हमेशा ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो दूसरी ट्यूब्यूल के सी से अटैच होगी, दूसरे ट्रिपलेट के सी ट्यूब्यूल से, और इसी तरह से इधर से ये हमारे पास एक ट्यूब्यूल है ए, ये दूसरे ट्रिपलेट के कहां पे जाके अटैच होगी, सी से। फिर यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब्यूल है ए, ये दूसरे के जाके किससे, सी के साथ अटैच होगी। इस तरह से 1 बाय 1 आपको ये ए और सी का जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे नजर आएगा। यानी यहाँ पे ये जो प्रोटीन ए ट्यूब्यूल और सी ट्यूब्यूल को मिला रही है दैट इज नोन एज द लिंकर ए सी प्रोटीन, या इसको हम सी ए प्रोटीन कहते हैं। आप जिस तरह भी इस डायरेक्शन को मिला रहे हैं, अगर आप इस सी ट्यूब्यूल को ए से मिला रहे हैं तो सी ए प्रोटीन आप कह देंगे, और ये प्रोटीन हमेशा क्या होगी, लिंकर होगी। अगर आप ए को ए ट्यूब्यूल को सी ट्यूब्यूल के साथ मिला रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सी प्रोटीन होगी, लिंकर ए सी प्रोटीन। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि ये टोटल हमारे पास सेट माइक्रोट्यूब्यूल के 27 हैं, और हर एक में एक एक आपको क्या नजर आ रही है, पूरी ट्यूब्यूल है, और एक ट्यूब्यूल के अंदर 3 आपको क्या नजर आ रही है, माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो सेंट्रल एरिया है जिसको हम सेंट्रल हब का नाम दे रहे हैं, ये वाला एरिया
दरअसल ये नॉन प्रोटीनियस होता है, क्लियर, ये प्रोटीन पर मुश्तमिल नहीं होता। ये एरिया हमारा सेंट्रल हब जो है वो कहलाता है। इस सेंट्रल हब से बहुत सारी आपको यानी 9 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आपको रेडियल स्पोक्स या रेडियल स्पाइक्स जो है आपको निकलती हुई नजर आ रही है। और ये जितनी भी रेडियल स्पाइक्स हैं ये जाके अटैच हो रही हैं इस एक्स बॉडी के ऊपर, क्लियर है। वाई बॉडी के साथ ये अटैच नहीं होती। वाई बॉडी का काम सिर्फ इतना है कि ये लिंकर या प्रोटीन फाइबर के जरिए इसको आपस में ए और सी ट्यूब्यूल को क्या करवाती है, ये लिंक करवाती हैं। और इधर से हमारे पास जो रेडियल स्पाइक्स हैं जो कि सेंट्रल हब से ओरिजिनेट होते हुए आपको नजर आ रही है, ये देखिए इनका ओरिजिन आपको नजर आता है। ये बिल्कुल रेडियल फॉर्म में आपको रेडिएट होती हुई बाहर की तरफ जो है मूव करती नजर आ रही है। और ये जा किसके साथ अटैच हो रही है, ये अटैच होती है जी एक्स बॉडी के साथ, क्लियर है जी यहां तक। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि यहां पे हमारे पास ये 9 आपको डेंस इलेक्ट्रॉन रेडिएशन काज करने वाले इलेक्ट्रॉन बॉडीज आपको नजर आ रही है, इलेक्ट्रिकल बॉडीज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो मैंने ब्लैक डॉट्स में आपको दिखाई हुई है देखें, ये हमारे पास है, दीज आर द डेंस इलेक्ट्रॉन बॉडी। इन डेंस इलेक्ट्रॉन बॉडीज को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड द मैस्यूल्स, दीज आर द मैस्यूल। असल में ये जो मैस्यूल्स होते हैं, इन मैस्यूल का स्टूडेंट क्या काम होता है कि ये प्री सेंट्रियोलर सैटेलाइटिक बॉडीज होती है। मतलब इनका क्या काम है, प्री सेंट्रियोलिक सैटेलाइट बॉडी का क्या काम होता है, इनका काम ये होता है कि ये वो जगह फाइंड करती है कि किस जगह से माइटोटिक अपरेटस जो है वो बनना है और किस तरह से माइटोटिक अपरेटस के एस्टर कहां से ओरिजिनेट होंगे, स्पिंडल कहां से ओरिजिनेट होंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल कहां से ओरिजिनेट होंगे। तो इस बात को निशानदाही करने के लिए हमारे पास ये मैस्यूल काम करते हैं। और ये मैस्यूल दरअसल किस पर मुश्तमिल होते हैं, दीज आर द डेंस इलेक्ट्रॉन बॉडी, क्लियर है। तो एक काम आपने मैस्यूल का भी याद रखना है। तो मैस्यूल क्या कर रहे हैं, दरअसल ये माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन को लोकेट करते हैं कि माइटोटिक अपरेटस जो है वो किस तरह से बनेगा और इसका क्या जो है आगे रोल होगा, क्लियर है जी यहां तक। तो ये हमने बात की किसके हवाले से स्टूडेंट, आज हमने बात की जी सेंट्रियोल के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके हवाले से तकरीबन सारे के सारे पॉइंट जो है वो समझ आ गए होंगे। यहां तक आज आप अपना लेक्चर कंप्लीट करें, कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजेला पे। आज के लिए इतना ही काफी है, अल्लाह हाफिज।